Next question we have is loss of torque in O17 cross O25 stainless steel in 0.022 ब्रैकेट इन रॉथ सिस्टम इज़ हाउ मच। तो आंसर है हमारे पास 12। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, दो तरह की टॉक होती है, एक होती है नॉमिनल टॉक एंड एक होती है इफेक्टिव टॉक। नॉमिनल टॉक इज द टॉक दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडोंटिस्ट बेस्ड अपॉन द ब्रैकेट डिज़ाइन। नॉमिनल टॉक जो होती है वो ऑर्थोडोंटिस्ट प्रिस्क्राइब करता है बेस्ड अपॉन द ब्रैकेट डिज़ाइन। इफेक्टिव टॉक क्या होती है, दिस इज द एक्चुअल टॉक दैट इज डिलीवर्ड टू द टूथ। ये टोटल टॉर्क है जितनी ऑर्थोडोंटिस्ट दे रहा है और इसमें से कितनी डिलीवर हो रही है टू द टूथ, वो होती है इफेक्टिव टॉक, विच कैन बी लेस दैन दैट ऑफ द नॉमिनल टॉक। सीधी सी बात है, ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द फिट ऑफ द आर्च वायर विद इन द ब्रैकेट स्लॉट। Research and clinical experience suggests that when using a O17 cross O25 inch arch wire in 0.022 inch slot, the torque loss is typically around 12 degrees. कितनी होती है, 12 डिग्री के अराउंड टॉर्क लॉस होता है। This means that the actual torque applied to the tooth is reduced by this amount due to the discrepancy between the size of arch wire and arch slot. जो ब्रैकेट का स्लॉट है और आर्च वायर जो है, उन दोनों की डिस्क्रिपेंसी की वजह से जो हमारे पास 12 डिग्री का लॉस होता है, 12 डिग्री का जो टॉर्क में लॉस हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड पैरोटिड ग्लैंड। देखो, नॉट प्रेजेंट इनसाइड के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट क्या क्या होता है। आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, वेन्स प्रेजेंट होती हैं और नर्व प्रेजेंट होती है पैरोटिड के अंदर। आर्टरीज में हमारे पास आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी या फिर वेसल्स। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स पूरी होती हैं। उसके बाद आती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ठीक है, अब वेन्स की बात करते हैं। वेन्स में हमारे पास रेट्रोमैंडिबुलर वेन्स होती हैं। कौन सी? रेट्रोमैंडिबुलर वेन्स विच आर फॉर्म्ड within the gland by the unions of superficial temporal and maxillary veins. Superficial temporal और maxillary veins जो है वो मिलके बनाती हैं retromandibular veins. ठीक है, in the lower part of the gland these veins divide. lower part of the gland पे ये veins जो है divide कर जाती हैं into two parts. ठीक है, anterior veins और posterior veins. posterior divisions में divide करती हैं which emerge at the apex of the gland. और ये वेन्स जो है वो फाइनली एपेक्स ऑफ द ग्लैंड से बाहर निकलती हैं। लास्ट में नर्व की बात आती है। नर्व हमारे पास होती है फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व एंटर्स द ग्लैंड थ्रू द अपर पार्ट ऑफ इट्स पोस्टीरियो मीडियल सरफेस। कहाँ से एंटर करती है? अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियो मीडियल सरफेस से एंटर कर रही है एंड डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रांचेस विद इन द ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद जो फेशियल नर्व है वो एग्जिट करती है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में एग्जिट करती है इसके सुपरफिशियल सरफेस से एंटीरियर बॉर्डर पर। क्लियर? अब इसके अलावा हमारे पास कुछ भी दिया होगा तो हम कहेंगे कि दैट स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैरोटिड ग्लैंड। रिपोर्टिंग गाइडलाइंस फॉर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज कंसोर्ट गाइडलाइंस। ठीक है, कंसोर्ट गाइडलाइंस दी जाती हैं। अ चेकलिस्ट प्रोवाइड्स अस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउ द ट्रायल वाज डिजाइंड। एक चेकलिस्ट होती है, उसमें हमें देखना होता है कि कैसे ट्रायल को डिज़ाइन किया गया, कैसे उसे एनालाइज किया गया और कैसे उसे इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, दस इट कंसिस्ट इन अ यूजफुल टूल दैट अलाउज द रिसर्चर टू कंडक्ट अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एंड द क्लिनिकल ऑर्थोडोंटिस्ट टू क्रिटिकली असेस द क्वालिटी ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड। ठीक है, ये चेकलिस्ट जो है ये फाइनली रिपोर्टिंग गाइडलाइंस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज affected more in X-linked cleft palate and ankyloglossia CPX। देखो, son of affected mother is more affected by X-linked palate and ankyloglossia। ठीक है, देखो X-linked cleft palate और ankyloglossia जो होता है is a rare genetic syndrome that can be caused by the gene on X chromosome। कौन सी जीन होती है? ये एक जीन प्रेजेंट होती है X क्रोमोसोम पे जो कि इसको करती है। तो X अगर मदर से आता है तो Y अगर पिता से आता है तब जाके हमारे पास जो है बेबी बनेगा मेल। ठीक है, और अगर X, क्योंकि X यहाँ पर डोमिनेंट होता है
तो अगर एक्स पे हमारे पास जो क्लेफ्ट पैलेट और एंकाइलोग्लॉसिया की डिजीज़ है, रेयर जेनेटिक सिंड्रोम है, तो उसमें जो सन ऑफ अफेक्टेड मदर है वो अफेक्ट होगा। सिम्टम्स में क्या होता है? CPX इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लेफ्ट पैलेट विच कैन बी कंप्लीट, पार्शियल और सब म्यूकस एंड एंकाइलोग्लॉसिया, जिसको भी एंकाइलोग्लॉसिया का मतलब होता है टंग टाई। ठीक है, ये सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर। इनहेरिटेंस कैसे होती है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर्स सच एज CPX आर मोर लाइकली टू अफेक्ट मेल्स। Males more likely to be affected because they have only one copy of X chromosome जो कि dominate कर जाता है, and females who have one mutant and one normal allele are not usually affected। अगर फीमेल है उसमें X और X है, एक मदर से आया है एक और एक फादर से आया है, तो अगर एक पे भी डिजीज़ है तो दो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो यूजुअली नॉट अफेक्टेड निकलती है, लेकिन मेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक्स लिंक्ड डिजीज़ जो है वो ज़्यादा शो होगी। अगला क्वेश्चन है, एंड्रू गेव की फैक्टर्स फॉर 1150 ABO केसेस, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी सीन? देखो, परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी की 1 to 80 थी, आंसर है 1 to 80। एंड्रू कंपेयर्ड 120 non-orthodontic ideal study models with 1150 cases accepted by ABO system। ठीक है, तो की 1 में क्या था? इसने 6 कीज़ दी थी। पहली जो की थी उसमें था 80% ऑफ डेफिशिएंसी वाज फाउंड इन बोर्ड केसेस। 80%, 1 to 80% डेफिशिएंसी देखी गई ऑर्थोडोंटिक मॉडल्स के कंपैरिजन में। की 2 में 91% डेफिशिएंसी देखी गई, की 3 में 78%, की 4 में 67% डेफिशिएंसी, की 5 में 43% डेफिशिएंसी और की 6 में 56% डेफिशिएंसी जो है वो देखी गई। ठीक है, यानी की 1 में सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट 80% डेफिशिएंसी इज सीन की 1। ओके, 80% डेफिशिएंसी इन की 1। की 2 में 91% डेफिशिएंसी, फिर की 2 के बाद डिक्रीज़ करती जाएगी। की 3 में 78, की 4 में 67, की 5 में 43 एंड की 6 में 56। 6 इज 56। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज नीड्स रेशियो कंप्यूटेड बाय व्हाट? नीड्स रेशियो जो होती है वो किस चीज़ से कंप्यूट होती है? तो नीड्स रेशियो में आता है हमारे पास फेरेंजियल डेप्थ डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ सॉफ्ट पैलेट। Needs ratio is pharyngeal depth divided by width of the soft palate. The relationship between soft palate length SPL and the nasopharyngeal depth NPD can be used to determine the velopharyngeal function and is also called as needs ratio। जो velopharyngeal function है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो प्रेशर वाले वर्ड्स होते हैं, P हो गया, ये निकालने के लिए जो प्रेशर बनाना होता है वो velopharyngeal फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास PD डिवाइडेड बाय SPL, दिस इज नोन एज नीड्स रेशियो। PD दैट इज nasopharyngeal depth divided by SPL that is soft palate length is needs ratio। According to Subtenley, the needs ratio should be in range of 0.6 to 0.7 फॉर नॉर्मल सब्जेक्ट्स। ठीक है, नीड्स रेशियो इतना होना चाहिए नॉर्मल, अगर किसी को हमें नॉर्मल बोलना है तो 0.6 to 0.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज डैक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी इज व्हाट? ठीक है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डैक्रोसिस्टाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ टीयर डक्ट्स और टीयर सैक। ठीक है, डैक्रो इज फॉर टीयर डक्ट और टीयर सैक। डैक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी इज अ सर्जरी दैट can treat dacrocystitis and other conditions that block the tear duct। अब tear duct ब्लॉक हो गई तो सारा जो म्यूकस वगैरह है वो आइज़ की तरफ ड्रेन होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग द DCR, दैट इज़ इसको निकालने वाला जो प्रोसीजर है, a surgeon creates a new path for the tears to drain from eyes to nose by bypassing the lacrimal sac and also the nasolacrimal duct। nasolacrimal duct जो है और जो लैक्रिमल सैक है उसको बाईपास करते हुए एक ड्रेन बनाई जाती है। ठीक है, डायरेक्टली ओपनिंग इनटू द नोज, दैट इज नोन एज डैक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी।
दैट इज एपीफोरा ड्यू टू नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक। जो एपीफोरा होता है ड्यू टू नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक, उसको ठीक करने के लिए ये किया जाता है। एपीफोरा का मतलब होता है इम्प्रॉपर या फिर ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स इनटू द चीक और इनटू द आईज थ्रू द लैक्रिमल पैसेजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्यूज टाइप 2 क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। देखो इसमें आता है हार्ड पैलेट प्लस सॉफ्ट पैलेट, दोनों इसमें क्लेफ्ट में चले गए होते हैं। व्यू ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो 1931 में दी थी। ठीक है, उसमें 4 ग्रुप में से डिवाइड कर दिया था, 1 2 3 4 रोमन में, या फिर इनको ABCD के लिखते थे। ठीक है, अगर डिफेक्ट सिर्फ सॉफ्ट पैलेट का होता था तो ग्रुप 1 में आते थे। अगर डिफेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं हार्ड और सॉफ्ट पैलेट को, ठीक है, लेकिन इंसिसिव फॉर्मेन से पीछे है तो टाइप 2 में आते थे। अगर कंप्लीट यूनिलेटरल क्लेफ्ट है एक्सटेंडिंग फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू एल्वियोलस, अगर लिप को भी इन्वॉल्व कर रहा है तो ग्रुप 3 में आते थे, व्यू ग्रुप 3। ग्रुप 4 में क्या होता है, कंप्लीट बायलेटरल क्लेफ्ट होगा जो कि रिजेंबल करेगा ग्रुप 3 को बट बायलेटरल होगा, इसमें यूनिलेटरल है। व्यू 3 में यूनिलेटरल होता है, व्यू 4 में बायलेटरल क्लेफ्ट चला जाता है। When the cleft is bilateral, premaxilla is suspended from nasal septum. Premaxilla जो है वो nasal septum से suspended होती है, मतलब nasal septum से जुड़ी होती है पीछे तक, और बाकी premaxilla कहीं से जुड़ा नहीं रहता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिग्नलिंग कॉजिंग क्लेफ्ट। ठीक है, WNT मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल? WNT मॉलिक्यूल्स। WNT मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट द इंट्रासेलुलर सिग्नल्स थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ठीक है, दीज रिसेप्टर्स कैन डिक्टेट अ वैरायटी ऑफ सेल एक्शंस। WNT मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं जो कि वैरायटी ऑफ सेल एक्शन जो है शो करते हैं। ये सेल एक्शन में क्या क्या आएगा? प्रोलिफरेशन आ जाएगा, माइग्रेशन आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा एंड एपोप्टोसिस आ जाएगा। प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस। फॉर एग्जांपल WNT9B ये एक्सप्रेस होता है इन द एक्टोडर्म ऑफ फ्यूजिंग लिप प्रीमोडिया। जो फ्यूजिंग लिप प्रीमोडिया होता है उसके ऊपर WNT9B जो है वो एक्सप्रेस होता है। और अगर WNT9B अगर नहीं प्रेजेंट है, अगर ये डिलीट हो गया तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो लिप का जो प्रीमोडिया है वो जुड़ नहीं पाएगा, फ्यूज़ नहीं हो पाएगा, दैट विल कॉज क्लेफ्ट लिप। ठीक है, तो सिग्नलिंग दैट कॉजेज क्लेफ्टिंग विल बी WNT मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिमूविंग द कॉम्पोजिट। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे फॉर रिमूविंग द कॉम्पोजिट? सो आंसर इज 12 फ्लूटेड टंगस्टन कार्बाइड बर्ड्स। ठीक है, क्योंकि जो कार्बाइड बर्ड्स होते हैं डायमंड बर्ड्स की कटिंग जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वी यूज कार्बाइड बर्ड्स फॉर रिमूविंग द कॉम्पोजिट और रेजिडुअल रीजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ टूथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द हाइएस्ट इंक्लिनेशन वैल्यू फॉर मैक्सिलरी इंसाइजर इज इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम? हाइएस्ट इंक्लिनेशन वैल्यू आपकी आती है रिकेट्स में, RICKETTS, रिकेट्स ब्रैकेट सिस्टम में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन आती है। ठीक है, रिकेट्स में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, टिप, टॉर्क, इन, आउट। टिप, टॉर्क, इन, आउट। तो मैक्सिलरी में हमारे पास रेंज होती है दैट इज़ फ्रॉम 3 डिग्री इन सेंट्रल इंसाइजर। टिप की बात आती है, 10 डिग्री आती है लेटरल में, 5 डिग्री आती है कैनाइन में, और 4-5 जो है उसमें 0 डिग्री आती है। ठीक है, और यही मतलब रिकेट्स के ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा हमारे पास वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन सबसे ज़्यादा इसमें आती है। ठीक है, 10 डिग्री लेटरल इंसाइजर में। टॉर्क जो होती है वो 14 डिग्री की होती है लेटरल में देते जो है मैक्सिलरी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन रिकेट्स एनालिसिस द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ANS G पॉइंट द पेशेंट मेजर्स क्या? ठीक है, सबसे पहले G पॉइंट आता है, ANS आता है, एंड देन वी हैव PM। ठीक है, ये जो एंगल है ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है लोअर फेशियल हाइट।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया असेसमेंट। ठीक है, प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया असेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? 2 आवर पहले क्लियर फूड होना चाहिए, मतलब खाली 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाया होना चाहिए। 3 घंटे पहले तक ब्रेस्ट मिल्क ले सकते हैं या फिर मिल्क ले सकते हैं। फास्टिंग होनी चाहिए 6 घंटे तक फॉर सॉलिड फूड, क्योंकि अगर बाहर रिगर्जिटेट करेगा ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया तो फिर वो एस्पिरेट भी हो सकता है लंग्स के अंदर। जो एंटीबायोटिक हैं दे आर एडमिनिस्टर्ड 30 मिनट्स बिफोर सर्जरी। ठीक है, वो प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया असेसमेंट में नहीं आता है। सो दिस एंटीबायोटिक वन विल बी रूल्ड आउट। क्वेश्चन है, ऑल आर द लिगामेंट्स ऑफ द टीएमजे एक्सेप्ट। तो लिगामेंट ऑफ टीएमजे में हमारे पास कौन से आते हैं? लेटरल लिगामेंट आता है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट आता है, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट आता है। स्टाइलोमैंडिबुलर, स्फीनोमैंडिबुलर एंड लेटरल लिगामेंट। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा है वो नहीं है हमारे पास। अब चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज़ टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट। देखो, टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट अटैच करता है हेमिलस को ऑफ द स्कल इन द मीडियल टेरिगॉइड प्लेन। हेमिलस को अटैच करेगा इन द मीडियल टेरिगॉइड प्लेन एट वन एंड, एंड द अदर एंड इज अटैच टू द मैंडिबल इन माइलोहायोइड लाइन एट द अदर। ठीक है, एक हमारे पास से अटैच कर रहा है मीडियल टेरिगॉइड प्लेन को और दूसरा कर रहा है माइलोहायोइड लाइन को मैंडिबल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन एंड फेगोसाइटोसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो आंसर इज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम के अंदर ब्रेकडाउन और फेगोसाइटोसिस अकर करती है। सिवियर टाइप ऑफ द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम परफॉर्म फेगोसाइटोसिस सच एज न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स। ये जो है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स ये फेगोसाइटोसिस शो करते हैं। लाइजोसोम्स भी बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सिमिलर टू फेगोसोम्स। फेगोसोम्स इन चारों को बोलते हैं। ठीक है, which processes the waste inside the cell by phagocytosis. Clear? Next question is, British Orthodontic Society National Conduct of Successful Treatment of Orthodontic Cases. ये मतलब क्या शो कर रहा है? The pre-treatment and the post-treatment cephalometric radiographs for each patient were digitized with opalescent images in orthodontic or orthognathic planning software. ठीक है, तो इन्होंने ट्रीटमेंट केसेस को क्या किया कि सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया। तो सॉफ्टवेयर का नाम था कॉग सॉफ्ट। ठीक है, ब्रिटिश ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी लंदन ने किया। ऑन अ कंप्यूटर विद अ डिजिटाइजिंग स्क्रीन उन्होंने फाइनल रिजल्ट्स जो हैं उनको न्यूमेरिकली चेक किया या फिर न्यूमेरिकली उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर किया। तो जो स्क्रीन थी दैट वाज न्यूमोनिक्स डिजिटाइजिंग स्क्रीन and SSI MicroCAD PUC in UK. अगला क्वेश्चन है, toddlers at age at which they recognize gender and use pronouns is how much age? ठीक है, toddlers जो हैं वो 1 साल या फिर 24 महीने के अंदर जेंडर और pronoun की चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। Most children within the age of 18 to 24 months can recognize and label gender groups. They may identify others as girls, women or feminine, or they may label others as boys, men or masculine. ठीक है, मतलब 24 महीने 18 से 24 महीने के बीच में बच्चा ये समझ पाता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ लीफोर्ट 3 ऑस्टियोटॉमी इज डन बाय, किससे करते हैं? दैट इज बाय कोरोनल इंसिजन। ठीक है, बाइकोरोनल अप्रोच से करते हैं। देखो, लीफोर्ट 3 ऑस्टियोटोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट यूजेज अ कॉर्नल इंसिजन टू एक्सपोज द अपर मिड फेस। कॉर्नल इंसिजन देते हैं टू एक्सपोज द अपर मिड फेस इंक्लूडिंग द एंटीरियर स्कल, ऑर्बिट, नेजल बोन्स एंड दैट्स इंसिजन इट रन्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, एक कान से दूसरे कान तक इंसिजन देते हैं, फिर स्किन को हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड आता है कि द प्रोसीजर में इन्वॉल्व द अपर बक्कल सल्कस इंसिजन or some surgeons may also use the lower eyelid incision. However, the use of lower lid incision may increase the risk of complications with the lid malposition. ठीक है, तो इसमें आंसर है हमारे पास बाइकोरोनल इंसिजन। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम फॉर पीनैम और प्री नेजल एल्वियोलर मोल्डिंग इज व्हाट एंजाइम? कौन सी एंजाइम होती है? So, evaluation of infant for PNAM is started soon after birth.
तो उसके बाद जो एंजाइम दी जाती है दैट इज़ हाइलोयूरोडिनेज, ठीक है। हाइलोयूरोडिनेज एंजाइम जो है वो एंजाइम होती है पीनैम के लिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक और अर्ली सेकेंड वीक आफ्टर बर्थ द क्लिनिकल प्रोसीजर्स एंड फैब्रिकेशन ऑफ पीनैम प्लेट शुड बी स्टार्टेड आइडियली, अगर बच्चे को क्लेफ्ट है तो। द मोल्डिंग ऑफ द टिश्यूज इज ईजियर बिकॉज ऑफ द रेज्ड मैटरनल लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एट द टाइम ऑफ बर्थ विच कॉजेज इंक्रीज इन हाइलुरोनिक एसिड। मैटरनल ईस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है इस टाइम पे, जिससे कि इंक्रीज़ इन हाइलुरोनिक एसिड हो जाता है। अब ये हाइलुरोनिक एसिड जो है इनहिबिट करता है लिंकिंग ऑफ कार्टिलेज विद द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब हाइलोयूरोडिनेज की वजह से जो कार्टिलेज है वो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पा रहा होता, तो ये बेस्ट टाइम होता है जिससे कि हम पीनैम अप्लायंस से बच्चे का मुंह जो है उसकी मोल्डिंग कर सकते हैं, जो एल्वियोलर प्रोसेस हैं उनकी मोल्डिंग कर सकते हैं इजीली। सो पीनैम शुड आइडियली बी कंप्लीटेड बिफोर 6th months ऑफ एज, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्स डीके इन नाइट आई क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग इन 28 hour पीरियड इन आइसोमेट्रिक कंडीशंस इज हाउ मच, ठीक है। तो आंसर है इसमें इट इज़ 3 to 7%। द नाइट आई स्प्रिंग शोड द लॉस ऑफ 3.3% फोर्स, मतलब फोर्स कितनी कम हो रही है नाइट आई में 28 घंटे के पीरियड के अंदर, ठीक है। तो नाइट आई स्प्रिंग शोड अ लॉस ऑफ 3.3% ऑफ फोर्स आफ्टर 4 hours, which is after which the force remain levelly constant for next 2 intervals, ठीक है। At the end of 7 days this loss was increased to 8.6%। पहले 4 घंटे में 3.3% फोर्स में लॉस हो जाता है, उसके बाद 7 दिनों के अंदर 8.6% का लॉस जो है वो देखा जाता है। And the force level did not change significantly thereafter. A similar pattern was noted in the night eye springs for the first 3 days, after which the force decay was 7.9%. The force loss continued gradually between 9.9 by the end of 21%। मतलब फोर्स जो है वो पहले 4 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा डीके हो जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है। बिटवीन 21 and 28 days द फोर्स डीके वॉज इंक्रीज स्टीपली टू 14.6%। फिर 21 दिन के बाद जो है वो ये फोर्स में डीके जो है वो बहुत ज़्यादा ईजिली इंक्रीज़ कर जाता है। तो हमारे पास 28 hour पीरियड के अंदर पूछा था तो 4 दिन के कम है, तो दैट इज़ 3 to 7%। आंसर क्या आएगा 3 to 7% फोर्स जो है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हीमोफीलिया बी दैट इज़ फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी जो है उसको बंदे को सर्जरी चाहिए, ठीक है। तो कितने इंटरनेशनल यूनिट्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड हमें देना पड़ेगा ये फैक्टर 9, ताकि वो जो है पेशेंट जो है उसे हम स्टेबलाइज रखें। पहली चीज़ आती है रिकमेंडेड डोज जो है, इनिशियल डोज आपको देनी है 80 to 100 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डेसीलीटर पर केजी, ठीक है। ये इमीडिएटली बिफोर सर्जरी देनी है, इमीडिएटली बिफोर सर्जरी टू अचीव 80 to 100% ऑफ नॉर्मल फैक्टर्स ऑफ फैक्टर 9। फैक्टर 9 आता है हीमोफीलिया बी के साथ, ठीक है। उतना हमें मेंटेन करना पड़ता है बिफोर सर्जरी अगर हमें करना है। उसके बाद मेंटेनेंस डोज देनी पड़ती है। मेंटेनेंस डोज सस्टेन करने के लिए जो पेरी ऑपरेटिव पीरियड है, यानी ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन से बाद में हमें वो डोज जो है वो मेंटेन करके रखनी है, ताकि जो सर्जरी हुई है वो वाला हिस्सा हील भी तो करे। तो इसमें भी हम 80 से 100 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी पर डेसीलीटर, ठीक है, हर 12 घंटे के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। एवरी 12 hours will go for every 12 hours. This regime ensures that factor 9 levels remain within the therapeutic range, minimizing the risk of excessive bleeding during the surgery. Next question हमारे पास following muscles of the soft palate are supplied by pharyngeal plexus except। तो कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करता है? देखो हमारे पास pharyngeal plexus जो है वो पैलेटोग्लॉसस को करता है, पैलेटो फेरेंजिस को करता है, और लेविएटर वेलाई पैलेटनाई को करता है। इन तीनों को करता है सप्लाई, पैलेटोग्लॉसस, पैलेटोफेरेंजिस एंड लेविएटर वेलाई पैलेटनाई, ठीक है। एक्सेप्ट जो टेंसर विलाई पैलेटनाई है उसको नहीं करता ये। जो टेंसर विलाई पैलेटनाई है दैट इज़ द ओनली सॉफ्ट पैलेट मसल टेंसर विलाई
palatini. It is the only soft palate muscle that isn't supplied by the pharyngeal plexus of the vagus nerve. ठीक है, pharyngeal plexus of the vagus nerve इसे सप्लाई नहीं करती. It's innervated by the medial pterygoid nerve. ये जो है वो medial pterygoid nerve से innervated होता है. And medial pterygoid nerve is a branch of trigeminal nerve. ठीक है. Next question is effectiveness of TAD anchored fixed functional appliance conventional appliance is कैसी होती है? देखो, compared to FFAs, that is fixed functional appliance with TADs exhibits superior skeletal effects and reduce the inclination of the lower incisors in short term. ठीक है, ज़्यादातर ये क्लास 2 मालक्लूजन के लिए यूज़ होता है. इफेक्ट्स ऑफ फिक्स फंक्शनल अप्लायंसेस विद टेम्परेरी एंकरेज अप्लायंस. ठीक है, टेम्परेरी एंकरेज अप्लायंस या टेम्परेरी एंकरेज डिवाइसेस ऑन क्लास 2 मालक्लूजन, इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा देखी गई है फॉर अ शॉर्ट टर्म्स. ठीक है, इससे क्या होता है कि लोअर इंसाइजर्स जो होते हैं उनकी इंक्लिनेशन कम रहती है इन अ शॉर्ट टर्म. अगला क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अमंग द प्राइमरी डेंटेशन. सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि क्या ट्रू है और आंसर बिल्कुल सिंपल सा है. ऑप्शन में दिया है कि स्पेस डेंटेशन इज़ वेरी मच फेवरेबल इन प्राइमरी डेंटेशन, ताकि वो परमानेंट के लिए स्पेस जो है वो बचा रह सके. देखो, स्पेस डेंटेशन एवरेज ऑफ 4 मिलीमीटर ऑफ स्पेस इन मैक्सिलरी आर्च. 4 मिलीमीटर एवरेज हमारे पास मैक्सिलरी आर्च में होना चाहिए एंड 3 मिलीमीटर ऑफ स्पेस हमारे पास मैंडिबुलर आर्च में होना चाहिए. मैक्सिलरी आर्च में भी हमारे पास जो डेसिडस लेटरल इंसाइजर्स और कैनाइन्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. मैंडिबुलर में हमारे पास प्राइमरी कैनाइन और प्राइमरी फर्स्ट मोलर, मैंडिबुलर में कैनाइन और फर्स्ट मोलर प्राइमरी उनके बीच में चाहिए, और मैक्सिलरी में हमारे पास डेसिडस लेटरल इंसाइजर्स और कैनाइन के बीच में चाहिए होती है. अगर लैक ऑफ स्पेस होती है तो वाइडर प्राइमरी टीथ होते हैं या फिर रिड्यूस्ड आर्च लेंथ होगी, तो उससे क्या होगी, बाद में क्राउडिंग का खतरा रहता है इन परमानेंट डेंटेशन. ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास फेशियल कॉन्टूर एंगल बिटवीन द अपर फेशियल एंड लोअर फेशियल प्लेन इज हाउ मच. तो अपर फेशियल प्लेन के बीच में और लोअर फेशियल प्लेन के बीच में होती है -11 to -14 डिग्रीज in m/f. ठीक है, देखो, टोटल फेशियल कन्वेक्सिटी और द फेशियल कॉन्टूर एंगल FCA इज -11 ± 3 डिग्रीज. ठीक है, raised to power 23. It describes the convexity or the concavity of the total face from forehead to the chin. The measurement is contained angle formed between the upper facial contour plane and a tangent to the glabella is drawn from the subnasal, and an upward extension of the lower facial contour plane, a tangent is drawn from the soft tissue to the pogonion. मतलब बेसिकली बात है कि जो मत्था है, मत्थे से लेकर हम एक पॉइंट ए तक बनाते हैं, फिर दूसरी साइड पे टेंजेंट बनाते हैं पोगोनियन तक. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है सॉफ्ट टिश्यू पोगोनियन, मतलब लोअर फेशियल कॉन्टूर प्लेन में ऐसे बनाते हैं. अब इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है वो हमारे पास फेशियल कॉन्टूर एंगल होता है, दैट इज़ 11 to -14 डिग्रीज इन. ठीक है, -11 to -14 डिग्रीज होता है. अगला क्वेश्चन है हमारे पास टेम्परेरी एंकरेज डिवाइसेस वेटिंग पीरियड आफ्टर रिप्लेसिंग इन द सेम लोकेशन इज़ हाउ मच. देखो, आंसर है हमारे पास 3 to 6 वीक्स. 3 to 6 वीक्स का हमें वेट लेना होता है अगर हमें इस टेम्परेरी एंकरेज डिवाइस को सेम प्लेस पे री इंसर्ट करना है. टैट्स कैन बी री इंसर्टेड, टेम्परेरी एंकरेज डिवाइसेस कैन बी री इंसर्टेड सेकेंडली आफ्टर 3 to 6 वीक्स टू अलाउ बोन फॉर्मेशन इन द प्रीवियस साइट and to achieve sufficient bone density in the previous site. ठीक है, next question is curve of speel leveling in a short phase is done how. ठीक है, curve of speel की leveling जो होती है वो post surgical leveling होती है. ठीक है, the post surgical chin position is an important factor to consider in treatment planning. अगर डेंटेशन जो है वो लेवल नहीं होगी तो दिक्कत आती है. तो हमें क्या करता है कि प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक फेज में अगर डेंटेशन लेवल नहीं है तो मैंडिबल विल merely मूव हॉरिजॉन्टली ड्यूरिंग सर्जरी. ठीक है, अब नाउ गाइडेड बाय द ऑक्लूजन प्लेन दिस मूव्स द चिन पॉइंट मैक्सिमली फॉरवर्ड, जिससे कि क्लास 3 में पेशेंट चला जाएगा, विच इज़ अनडिजायरेबल इन द पेशेंट्स दैट आर
ऑलरेडी हैविंग अ प्रोमिनेंट चिन। ठीक है, इसलिए हम कर्व ऑफ स्पीक की लेवलिंग कर रहे होते हैं। देयर इज अ रिस्क ऑफ accentuating or increasing the prominent chin, which may necessitate further camouflage surgery, such as a reduction of genoplasty or a leaf-foot 1 fracture osteotomy with dorsal impaction. ठीक है, maintaining a deep curve of spee in the pre-surgical orthognathic or orthodontic phase has been suggested in order to prevent the chin from being brought further forward. ठीक है, हमें क्या करना होता है, डीप कर्व ऑफ स्पी को मेंटेन करना होता है, डीप कर्व ऑफ स्पी को मेंटेन करना होता है। और ये डीप कर्व ऑफ स्पी हम पोस्ट सर्जिकल लेवलिंग से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट्स ऑफ बोथ ऑटोजीनस बोन ग्राफ्टिंग और ऑटोजीनस बोन हार्वेस्टिंग एंड एलोजीनिक बोन क्वालिटी हैव स्टिमुलेटेड रिसर्च टू फोकस ऑन फैब्रिकेशन ऑफ न्यू ग्रोथ फैक्टर्स लाइक BMP। अब उसके बाद पूछ रहा है कि BMP की स्टेटमेंट क्या बनेगी। देखो, BMP इज यूज्ड सुपरा फिजियोलॉजिकली और वी कैन सी इट कैन बी यूज्ड इन सुपरा फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशंस। BMP का मतलब होता है ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, BMPs आर टिपिकली यूज इन कंसंट्रेशंस हायर देन व्हाट दे आर नेचुरली फाउंड इन द बॉडी। ठीक है, दैट इज सुपरा फिजियोलॉजिकल। हम किसी चीज़ को हायर देन व्हाट दे आर फाउंड इन द बॉडी अगर यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज सुपरा फिजियोलॉजिकल। दिस इज डन टू स्टिमुलेट द सफिशिएंट बोन ग्रोथ एंड बोन रीजनरेशन, ताकि बोन ग्रोथ और बोन रीजनरेशन जो है वो हो सके। दिस इज बिकॉज द लेवल्स ऑफ BMP माइट नॉट induce the desired clinical effect, especially in challenging cases like large bony defects or in compromised healing patients। मतलब कि कह रहा है कि अगर बॉडी के अंदर कम BMPs होंगे या फिर नॉर्मल लेवल पे होंगे तो बॉडी उतनी जल्दी हीलिंग नहीं कर पाएगी। तो हम बाहर से सुपरा फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन में, मतलब जिस कंसंट्रेशन में बॉडी में प्रेजेंट है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में उसकी लेवल या रेंज को लेके जाएंगे BMPs की, जिससे कि हीलिंग और लार्ज बोनी डिफेक्ट्स की क्लोजर में हेल्प मिले। और BMPs का मतलब हमारे पास आ सकता है दैट इज बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमल रिकमेंडेड रेंज ऑफ अ मिली इम्प्लांट टॉर्क फॉर ऑब्टेनिंग स्क्रू स्टेबिलिटी इन मिनी स्क्रू इम्प्लांट इज हाउ मेनी न्यूटन्स। तो आंसर इसमें हमारे पास है 5 to 10 न्यूटन्स। ठीक है, मोतोयोशी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि 5 to 10 न्यूटन सेंटीमीटर की फोर्स of insertion torque is acceptable for the stability of self-tapping और self-retaining mini screws। और उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया था कि अगर हम excessive torque लगाते हैं more than 5 to 10 न्यूटन्स तो हमारे पास जो स्क्रू के ब्रेक होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, टूटने के चांसेस, और इंस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इसकी वजह से। नाउ इतनी ज़्यादा फोर्स जब सेल्स पे लगती है तो उससे बोन नेक्रोसिस का खतरा भी इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ इस्चीमिया। ठीक है, और बोन इम्प्लांट इंटरफेस पे बोन नेक्रोस अगर होगी तो इम्प्लांट जो है वो बोन को छोड़ देगा और वहाँ पे हमारे पास बोन भी डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फॉल्स अबाउट लोडिंग ऑफ इम्प्लांट इज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले जो ठीक ऑप्शन है वो पढ़ते हैं हम। फर्स्ट इज कोस्टा इज इमीडिएट लोडिंग। कोस्टा इज इमीडिएट लोडिंग। Second thing is ZHAY, ZHAY is Beagle increased osseointegration in 2 to 4 weeks। तीसरा आता है हमारे पास Garfinkel, immediate and delayed loading। ये गारफिंकल इमीडिएट और डिलेड लोडिंग में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, और जो चौथा गलत वाला है वो हम पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा था चेन इम्प्लांट्स लोडेड इमीडिएटली हैज़ लेस फेलियर रेट। अगर चेन ने जो दिया था उसमें उसने कहा था कि इम्प्लांट लोडेड जो होते हैं वो उसका कम फेलियर रेट रहता है, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोस्टा एट अल, मेनी स्क्रूज आर इजीली प्लेस्ड एंड रिमूव्ड एंड कैन बी लोडेड इमीडिएटली फॉलोइंग इंसर्शन। कोस्टा ने जो दिया था उसमें उसने कहा था कि वो मिनी स्क्रूज को हम ईजिली लोड कर सकते हैं
following insertion. According to studies done by the Garfinkel, there is no statistical difference between the success rates of immediately loaded implant, ठीक है, OMIs and delayed loaded implants, ठीक है. According to Chen, for TADs, that is, Chen कहता कि जो टेम्परेरी एंकरेज डिवाइसेस हैं, दे आर अर्ली लोडेड विद इन 3 वीक्स ऑफ इंसर्शन. अगर उन्हें 3 वीक्स ऑफ इंसर्शन में हम लोड कर देते हैं तो उसमें रिस्क ऑफ फेलियर जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होता है रादर देन द डिवाइसेस विच आर, जो टेम्परेरी एंकरेज डिवाइसेस है जिनको बाद में लोड किया जाता है, 3 वीक्स के बाद जिनको लोड किया जाएगा. टेम्परेरी एंकरेज डिवाइसेस हमारे पास मिनी स्क्रूज और मिनी इम्प्लांट्स आ गए. अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइन मोटर डेवलपिंग स्किल ऑफ अ चाइल्ड इज़ व्हाट. तो उसमें आंसर हमारे पास है रोलिंग, ठीक है. फाइन मोटर स्किल्स ऑफ डेवलपिंग चाइल्ड का उसकी फर्स्ट जो स्टेज होती है उसमें बच्चा रोल करना स्टार्ट कर देता है. सबसे पहले अगर हम स्टेजेस को डिफाइन करें तो सबसे पहले बेबी जो है वो नॉर्मल रहेगा. 0 to 3 मंथ्स में हमारे पास बच्चा अपना हेड अप रखने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, हेड अप. 4-5 मंथ्स जब हो जाते हैं तो बच्चा रोल ओवर करना स्टार्ट कर देता है दोनों साइड को, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड को, दोनों साइड को रोल अप करना स्टार्ट कर देगा. 5 to 7 जब मंथ्स हो जाते हैं तो उसमें बच्चा जो अपने हाथों को रेज करना स्टार्ट कर देता है या फिर अपने हाथों के बल पे अपने सर के ऊपर आ जाता है, मतलब ऐसे आ जाता है बच्चा, दिस हैंड एंड दिस, ओके. 6 to 8 मंथ्स में क्या होता है, बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है. 6 to 8 मंथ में बच्चा बैठना भी स्टार्ट कर देता है. फिर 9 to 10 मंथ में बच्चा स्टैंड होना स्टार्ट कर देता है, खड़ा होना शुरू कर देता है. और 11 से 15 महीने के अंदर बच्चा चलना या फिर वॉकिंग, धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. 0 to 3 मंथ्स में बच्चा हेड अप करेगा. 4 to 5 मंथ्स में रोल ओवर करना स्टार्ट कर देगा. 5 to 7 मंथ्स में बच्चा अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और हाथों के बल पे अपने हेड को अप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है. 6 to 8 मंथ्स में क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा, बैठना स्टार्ट कर देगा. 9 to 10 मंथ्स में बच्चा स्टैंड करना स्टार्ट कर देगा. ये मोटर की डेवलपिंग स्किल्स है, मोटर स्किल्स ऐसे से डेवलप कर रही होती है. और 11 to 15 मंथ्स में बच्चा वॉक करना स्टार्ट कर देता है. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मटेरियल फॉर डायरेक्ट प्रिंटेड अलाइनर्स इज. तो इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से हमारा आंसर जो है दैट इज टेरा हैज़, ठीक है. टेरा हैज़ और TC85 is the photopolymer material that was created to overcome the current limitation of thermoforming sheet type aligners. जो हम सिलिकॉन शीट्स लेते हैं उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए हम जो है वो टेरा हैज़ TC85 अलाइनर्स यूज़ करते हैं. फोटोपॉलीमर मटेरियल है ये जो टेरा हैज़ डायरेक्ट अलाइनर है. इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट अलाइनर डेवलप्ड इन द वर्ल्ड दैट कैन बी प्रिंटेड 3D विद द यूज़ ऑफ 3D प्रिंटर. मतलब इसमें पूरी जो शीट है उसका बाकी का जो मटेरियल उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. जो दांत है उसके ही बेसिस पे हमारे पास अलाइनर जो है वो प्रिंट होके बाहर आ जाता है. इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है. तो उसमें बेसिकली जो ऑप्शन है उनको डिस्कस कर लेते हैं. क्वाड हेलिक्स जो है दैट वाज गिवन बाय रिकेट्स, दैट इज़ एसोसिएटेड विद रिकेट्स. हायरैक्स वाज गिवन बाय बाइडरमैन, बाइडरमैन ने हायरैक्स दिया था. उसके बाद आता है बैंडेड रैपिड एक्सपैंडर, दिस वाज गिवन बाय हैस, HASS. उसके बाद आता है नाइटा एक्सपैंडर, नाइटा एक्सपैंडर वाज गिवन बाय आर्नेडट, नाइटा एक्सपैंडर बाय आर्नेडट. फिर इनडायरेक्ट बॉन्डिंग सिस्टम दिया गया था. इनडायरेक्ट बॉन्डिंग सिस्टम वाज गिवन बाय सिल्वरमैन एंड कोहेन, ठीक है. इनडायरेक्ट बॉन्डिंग सिस्टम बाय सिल्वरमैन एंड कोहेन, नाइटा एक्सपैंडर बाय आर्नेडट. उसके बाद बैंडेड रैपिड एक्सपैंडर बाय हैस, हायरैक्स वाज गिवन बाय बाइडरमैन एंड क्वाड हेलिक्स वाज गिवन बाय रिकेट्स. अगला क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ द नेज़ोसिलरी नर्व प्रोवाइड्स अ सेंसरी इनर्वेशन टू द स्किन ऑफ द नेजल टिप एंड द एरिया ऑफ द बिलो द नोज इंक्लूडिंग द नॉस्ट्रल्स. पूछ रहा है कि नेज़ोसिलरी नर्व की कौन सी ब्रांच जो है वो सेंसरी इनर्वेशन देती है स्किन को ऑफ द नेजल टिप और एरिया बिलो द नोज इंक्लूडिंग द नॉस्ट्रल्स. तो इसमें आंसर है हमारे पास एक्सटर्नल नेजल नर्व. कौन सी? एक्सटर्नल नेजल नर्व. एक्सटर्नल नेजल नर्व को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. एक्सटर्नल नेजल नर्व इज़ अ टर्मिनल ब्रांच
ऑफ एंटीरियर इथमोइडल नर्व, ठीक है, एंटीरियर इथमोइडल नर्व की ये टर्मिनल ब्रांच है, विच इन टर्न इज़ अ ब्रांच ऑफ नेज़ोसीलरी नर्व। जो एंटीरियर इथमोइडल नर्व है वो इन टर्न ब्रांच है नेज़ोसीलरी नर्व की। अब ये नेज़ोसीलरी नर्व जो है वो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व दैट इज़ क्रेनियल नर्व 5 का 1, ठीक है, जो 5th क्रेनियल नर्व है उसका फर्स्ट ऑप्थेल्मिक डिवीजन उससे निकलती है। इसके बाद बात आती है कि नेज़ल बोन जो एक्सटर्नल नेज़ल नर्व है वो इमर्ज कहाँ से कर रही है। इट इमर्जेस बिटवीन द नेज़ल बोन एंड द अपर लेटरल कार्टिलेज टू सप्लाई द स्किन ऑफ द नेज़ल टिप, ठीक है, एंड द ब्रिज ऑफ द नोज एंड द स्किन बिलो द नॉस्ट्रल्स, ठीक है। नॉस्ट्रल्स को नहीं करता सप्लाई, लेकिन ये बिलो द स्किन, जस्ट बिलो द नोज, एक्सक्लूडिंग द नॉस्ट्रल्स, इसको करती है सप्लाई। नेक्स्ट बात आती है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व दैट इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व दैट इज क्रेनियल नर्व 5 का 2 एंड इट सप्लाइज द लोअर आईलिड, अपर लिप एंड अ पार्ट ऑफ चीक। इसके बाद आता है इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। इट इज़ अनदर ब्रांच ऑफ नेज़ोसीलरी नर्व, नेज़ोसीलरी नर्व की ही ब्रांच है दैट इनर्वेट्स द स्किन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट of the eye and the root of the nose, बट ये नेज़ल टिप को सप्लाई नहीं करती है। लास्ट में हमारे पास आता है लॉन्ग सीलरी नर्व। लॉन्ग सीलरी नर्व इज इन्वॉल्व्ड, लॉन्ग सीलरी, ये बाकी ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं हम। लॉन्ग सीलरी नर्व इज इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द आई, ठीक है, आई को सप्लाई करती है ये, एंड कॉर्निया एंड आइरिस, मतलब आई के अंदर ये कॉर्निया और आइरिस को सप्लाई कर रही है, लेकिन ये इनर्वेट नहीं करती एक्सटर्नल नोज को। लॉन्ग सीलरी विल नॉट इनर्वेट द एक्सटर्नल नोज, राइट। अगला क्वेश्चन इमेज बेस्ड है। इसमें पूछा है कि सिंबल ऑफ अ कैरियर फीमेल इन पेडिग्री चार्ट इज विच वन। ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। सो हमारा कैरियर फीमेल जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल विद हाफ ब्लैक, ठीक है। A half filled in symbol is used to indicate a known carrier for a disease. This is someone who does not have the disease. सिम्टम नहीं होंगे इस बंदे के पास, लेकिन ये कैरी कर रहा है डिजीज़ को, और ये पास करेगा डिजीज़ को फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर बिकॉज दे आर हेट्रोटाइप। जनरली फीमेल्स में XX होता है, तो अगर एक में हमारे पास कोई डिजीज़ है तो दूसरा डोमिनेट करके उस डिजीज़ वाले के इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। सो फीमेल कैरियर विल बी X लिंक्ड ट्रेट जो होंगे फीमेल कैरियर के, वो उसके सन में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर है दिस वन। अगर फीमेल कैरियर है तो ये वाला आएगा, अगर मेल है तो ये वाला आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन वेंडर लाइडेंस क्लासिफिकेशन क्लास 2 डिप 2 माल-ओक्लूजन व्हाट कैरेक्टराइजेस द टाइप बी क्लासिफिकेशन। टाइप बी क्लासिफिकेशन कौन सी होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें वेंडर लाइडेन की क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, जिसमें 3 है हमारे पास, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, ठीक है। टाइप ए में द अपर सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर आर रेट्रोक्लाइंड। अपर लेटरल एंड सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल और सेंट्रल इंसाइजर्स रेट्रोक्लाइंड होते हैं, रेट्रोक्लाइंड, ठीक है। इट इज़ लेस सीवियर इन नेचर। टाइप ए लेस सीवियर है, लेस सीवियर इन नेचर। टाइप बी जो होता है वो सेंट्रल इंसाइजर्स आर रेट्रोक्लाइंड ओवरलैपिंग बाय द लेटरल इंसाइजर्स। सेंट्रल इंसाइजर्स पीछे की तरफ होंगे और लेटरल इंसाइजर इनको ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है। टाइप सी जो होता है इसमें सेंट्रल इंसाइजर्स आर रेट्रोक्लाइंड एंड ओवरलैप बाय कैनाइंस, ठीक है। सेंट्रल और लेटरल दोनों इसमें, सेंट्रल प्लस लेटरल इसमें रेट्रोक्लाइंड होंगे और इनके ऊपर कैनाइंस जो होंगे वो ओवरलैप कर रहे होंगे इनको। टाइप बी में सिर्फ सेंट्रल्स रेट्रोक्लाइंड होंगे और लेटरल उनके ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। और टाइप ए में हमारे पास सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर रेट्रोक्लाइंड होते हैं, लेकिन ये कोई और ओवरलैपिंग नहीं होती और ये सबसे ज़्यादा कम सीवियर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैनाइन इम्पैक्शन इज़ हाईएस्ट इन वेयर। कहाँ होती है कैनाइन इम्पैक्शन हाईएस्ट? देखो, कैनाइन इम्पैक्शन इज़ हाईएस्ट इन पैलेटल साइड प्लस फीमेल्स प्लस यूनिलेटरल साइड, ठीक है। पैलेटल, यूनिलेटरल और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कैनाइन इम्पैक्शंस होती हैं। ये तीनों एक साथ होना चाहिए, मतलब ये तीनों कंडीशन एक साथ ज़्यादा मिलती हैं। इम्पैक्शंस आर ट्वाइस एज कॉमन एज इन फीमेल्स दैन इन मेल्स, ठीक
मेल्स में आपके पास 0.51% होता है एंड फीमेल्स में भी है 1.17% इम्पैक्शन के केसेस. ऑफ ऑल द पेशेंट्स विद मैक्सिलरी इम्पैक्टेड कैनाइन्स इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 8% हैव बायलेटरल इम्पैक्शंस. 100% अगर इम्पैक्शन है कैनाइन की तो उसमें 8% ही बायलेटरल इम्पैक्शंस होती हैं. फॉर ये दो मतलब बंदों ने ये रिसर्च लगाई थी अपनी. फॉरनियर्स एट अल रिपोर्टेड दैट पैलेटल टू लेबियल इम्पैक्शन की रेशियो जो होती है, फॉरनियर्स एट अल, इसने कहा था कि पैलेटल टू लेबियल की इम्पैक्शन रेशियो जो होती है दिस इज 3:1. मतलब पैलेटल में ज़्यादा इम्पैक्शन हो रही है रादर देन द लेबियल साइड. जे कभी दूसरा बंदा था, इसने रिपोर्ट किया था कि पैलेटल टू लेबियल इम्पैक्शन इसके केसेस में 12:1 आई थी जो इसने किए थे 12:1. अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इज सिनोनिम फॉर. देखो डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इसका दूसरा सिनोनिम आता है डिस्ट्रैक्शन हिस्टोजेनेसिस. ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हिस्टोजेनेसिस डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस का दूसरा सिनोनिम आता है. डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इज अ सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द स्केलेटल डिफॉर्मिटीज बाय ग्रेजुअली सेपरेटिंग द बोन सेगमेंट्स. ठीक है, बाय ग्रेजुअली सेपरेटिंग द बोन सेगमेंट्स एंड अलाउइंग न्यू बोन फॉर्मेशन दैट इज ऑस्टियोजेनेसिस टू फिल द गैप. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम दो बोन्स के बीच में एक जगह बना दे रहे हैं, इतनी जगह बना रहे हैं कि वो दोबारा से रीफिल हो सके या फिर दोबारा से उसको टिश्यू जो है वो रीजनरेट कर सके. दिस प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व द रीजनरेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यूज, हेंस द टर्म इज नोन एज डिस्ट्रैक्शन हिस्टोजेनेसिस. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय हेडगियर इज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स. हेडगियर कौन सी तरह की फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है, तो आंसर इज इंटरमिटेंट फोर्स. हेडगियर कैसी फोर्स एक्सर्ट करता है, इंटरमिटेंट फोर्स एक्सर्ट करता है. देखो हेडगियर इट अप्लाइज फोर्स इंटरमिटेंटली एंड इज टिपिकली worn for 12 to 14 hours a day, allowing for the periods of no force when the headgear is now worn. ठीक है, पीरियड ऑफ नो फोर्स भी होना चाहिए इसमें. द इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट एंड ग्रोथ, मूवमेंट प्लस ग्रोथ ऑफ द टीथ एंड द जॉज. ठीक है, अगर कांस्टेंट उसके ऊपर प्रेशर रहेगा तो वो मूवमेंट या ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी. लेकिन जब हम प्रेशर छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो बॉडी का इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि हमारे पास इंटरमिटेंट ग्रोथ और मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है. बेसिकली अब डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो फोर्सेस हैं वो कैसे कैसे इफेक्ट डालती हैं. इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है कॉन्टिन्यूस फोर्स, सेकंड इज़ इंटरप्टेड फोर्स, इंटरप्टेड फोर्स, एंड थर्ड वी हैव इज इंटरमिटेंट फोर्स. ठीक है, कॉन्टिन्यूस फोर्स जो होती है वो मेंटेन करी जाती है एट सम, मतलब एक रेंज के बीच में मेंटेन किया जाता है. मतलब पेशेंट आज आया है और पेशेंट 3 हफ्ते बाद बुलाया हमने, तो इसके बीच में ये फोर्स हमने लगा दी. ये फोर्स एक रेंज के बीच में रहेगी ही रहेगी ताकि बोन की रीमॉडलिंग हो सके एज पर आवर विश. ठीक है, ये ज़्यादातर हम फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक थेरेपी में करते हैं. ठीक है, सेकंड आता है इंटरप्टेड फोर्स. इंटरप्टेड फोर्स में क्या होता है कि फोर्स लेवल को हम पहले तो फुल रखते हैं, फिर उसको ज़ीरो कर देते हैं, फिर फुल रखते हैं, फिर ज़ीरो कर देते हैं बिटवीन सक्सेसिव विजिट्स. ठीक है, आज मतलब 3 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते इसको फुल रखा विजिट फोर्स को और उसके बाद इसको ज़ीरो कर दिया. तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास आता है स्प्रिंग्स या फिर स्क्रूज़ में हम ये चीज़ करते हैं, इंटरप्टेड फोर्स देते हैं. तीसरा आता है इंटरमिटेंट फोर्स, सडन ड्रॉप of force levels to 0 when the orthodontic appliance is removed by the patient. ठीक है, एग्जाम्पल रिमूवेबल प्लेट या फिर हेडगियर. इसमें 12-14 घंटे के लिए जो इंटरमिटेंट फोर्स है उसमें 12 से 14 घंटे के लिए हमारे पास जो फोर्स का लेवल्स है वो फुल रहेगा, क्योंकि पेशेंट जो है वो अप्लायंस को पहन रहा है. उसके बाद पेशेंट अप्लायंस जैसे कि हेडगियर हो गया या फिर रिमूवेबल प्लेट होगी, तो उसमें क्या होता है कि फोर्स ज़ीरो हो जाती है. अगर हमने अप्लायंस निकाल दिया फोर्स ज़ीरो. ठीक है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं एज इंटरमिटेंट फोर्स, जिसमें आता है हमारे पास रिमूवेबल हेडगियर एंड रिमूवेबल प्लेट्स. अगला क्वेश्चन है सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटोमी. सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटोमी. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या दूसरा नाम होता है इसका, तो आंसर इज एडवर्ड्स प्रोसीजर.
ठीक है। एडवर्स प्रोसीजर जो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटोमी। सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटोमी इज ऑल्सो नोन एज एडवर्स प्रोसीजर एंड इज अ सर्जिकल टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेवर द सुप्राक्रेस्टल फाइबर्स अराउंड द टूथ। ठीक है। पर्टिकुलरली कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है या फिर रिलैप्स का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे केसेस जहाँ पे हम रोटेशन करवाते हैं दांत की, मतलब अपनी एक्सिस में दांत को रोटेट करवाए, वहाँ पे जो सुप्राक्रेस्टल फाइबर्स होते हैं वो टेंड करते हैं कि वापस दांत को उसकी जगह पे ले जाएं। तो अगर हम इसे सेवर कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रोग्नोसिस है वो इंक्रीज़ कर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट CBCT इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम करेक्ट वाले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले CBCT की करेक्ट फॉर जो ये है दैट इज प्रोवाइड्स 3D इमेजिंग। पहली चीज़, इट इज़ यूजफुल इन ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस। इट रिड्यूसेस द रेडिएशन एक्सपोजर एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल CT, क्योंकि CBCT में सिर्फ एक कोन पे हमारे पास रेडिएशन पड़ रही होती है। ठीक है। लास्ट में वी हैव मतलब लास्ट का ऑप्शन इतना वो नहीं है याद रखने लायक। बेसिकली एक बात कर लेते हैं कि CBCT में है क्या क्या। The cone beam computed tomography CBCT scans have less radiation than conventional CT scans and dental X-rays. Compared to conventional CT scans, CBCT का जो radiation time होता है and radiation level होता है that is 10 times less than conventional. Compared to dental X-rays, CBCT have 100 times less radiation than traditional dental X-rays, जो कि हम ट्रेडिशनली जो हमारे पास ये हम करते ही हैं, अभी भी करते हैं, इसको ट्रेडिशनल क्या बोले। ठीक है, उससे हमारे पास 100 गुना ज़्यादा कम होती है रेडिएशन। क्वेश्चन है, एन ऑर्थोपेडिक पोजिशनर इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो एन ऑर्थोपेडिक पोजिशनर इज ऑल्सो रेफर्ड एज स्टेबलाइजिंग स्प्लिंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबलाइजिंग स्प्लिंट। एंड इट इज यूज टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ टीथ एंड जॉज आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। क्या करता है? इट इज़ यूज टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ टीथ एंड जॉज आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट और ऑर्थोडोंटिक सर्जरी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अचीव रिजल्ट्स। ठीक है, स्टेबलाइजिंग स्प्लिट देते हैं, ऑर्थोडोंटिक पोजिशनर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइपोडोंशिया एंड हाइपरडोंशिया बोथ आर सीन इन विच डिजीज। ठीक है, तो आंसर इसमें हमारे पास क्राउजन्स सिंड्रोम। क्राउजन्स सिंड्रोम में हमारे पास इश्यूज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ टीथ एंड बोन फॉर्मेशंस आर यूजुअली सीन इन केसेस विद क्राउजन सिंड्रोम। नंबर ऑफ टीथ और बोन फॉर्मेशन में जो इश्यूज आते हैं वो क्राउजन सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सुपर न्यूमेरी टीथ इज़ द मीजियोडेंस। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ सुपर न्यूमेरी टीथ इज़ मीजियोडेंस। मिसिंग टीथ आर मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द पेशेंट विद दिस सिंड्रोम दैन द सुपर न्यूमेरी टीथ। क्राउजन सिंड्रोम में मिसिंग टीथ ज़्यादा दिखाई देते हैं रादर देन द सुपर न्यूमेरी टीथ। ठीक है, द टाइमिंग ऑफ टूथ इरप्शन might be affected and delayed tooth eruption can be seen in the patients with craniosynostosis। क्योंकि देखो इसमें न्यू बॉर्न फॉर्मेशन और नए जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर पेशेंट क्रेनियोसिनोस्टोसिस का भी है इसके साथ तो टाइमिंग ऑफ टूथ इरप्शन भी वेरी कर जाता है। प्रीवियस रिपोर्ट्स ने शो किया है कि द इंसिडेंस ऑफ मिसिंग टीथ इज 6 to 8% and that of the supernumerary teeth is 1.5 to 3.5%। ठीक है, ओके, इन क्रेनियोफेशियल सिंड्रोम्स। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इंसाइजर प्रोक्लिनेशन प्राइमरली अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। जो देखो इसमें आंसर हमारे पास आता है पेरीमीटर लाइन। द पेरीमीटर लाइन इन ऑर्थोडोंटिक्स रेफर्स टू ओवरऑल लेंथ ऑफ द डेंटल आर्च। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी लेंथ है डेंटल आर्च की उसको बोलते हैं पेरीमीटर लाइन। द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर टीथ इट विल इंक्रीज। ठीक है, दस इंक्रीजिंग द पेरीमीटर ऑफ द डेंटल आर्च, दिस चेंज कैन अफेक्ट द ओवरऑल स्पेस अवेलेबल विद इन द आर्च, इन्फ्लुएंसिंग द ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड आउटकम्स ऑफ द डेंटल ट्रीटमेंट। ठीक है, जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है। तो इंक्रीज इंसाइजर प्रोक्लिनेशन इट प्राइमरली अफेक्ट्स द पेरीमीटर लाइन। तो क्या क्या अफेक्ट नहीं करेगा? देखो, आर्च लेंथ अफेक्ट नहीं करेगा, इंटरमोलर विड्थ जो है वो अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि सिर्फ ये आगे को प्रोट्रूड हो रहे हैं। तीसरी चीज़, ओवर बाइट भी हमारे पास अफेक्ट नहीं होने वाली। वैसे ओवर बाइट अफेक्ट तो होनी चाहिए, लेकिन कंपेयर टू पेरीमीटर लाइन ओवर बाइट इज द सेकेंड आंसर दे सकते हैं हम ओवर बाइट को। ठीक है, लेकिन पेरीमीटर लाइन विल बी मोस्टली अफेक्टेड। अगला क्वेश्चन है, द प्ले ऑफ 0.215 क्रॉस 0.28 वायर आर्च वायर
इन अ 0.022 इंच स्लॉट इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच। ठीक है, द टर्म प्ले का मतलब होता है क्लियरेंस। प्ले जो मतलब इसने पूछा हुआ है दैट इज नोन एज क्लियरेंस। क्लियरेंस ऑफ द गैप बिटवीन द आर्च वायर एंड द ब्रैकेट स्लॉट। जो आर्च वायर है और ब्रैकेट स्लॉट है उसके बीच में कितना गैप रह रहा है दैट इज नोन एज प्ले। जब इस जो हम अभी बात कर रहे हैं जिसकी 0.215 to 218, तो इसमें जब करते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 0.25 जो है वो आंसर आता है। 0.25 ये याद रखने वाली चीज़ है। With a 0.215 cross 0.28 arch wire in a 0.022 inch slot, the gap or play is approximately 0.025. नहीं, the gap is approximately 0.25. 0.25 is the gap. ठीक है, affecting the precision of the tooth movement. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, all of the following are principles of bioprogressive technique except। ठीक है, देखो प्रोग्रेसिव टेक्निक में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। इसमें कंट्रोल टूथ मूवमेंट होती है, उसमें होता है यूज़ ऑफ लाइट फोर्स होती है, लाइट कॉन्टीन्यूस फोर्स देते हैं। ठीक है, और ये इक्वल टू होती है लगभग कैपिलरी प्रेशर के, ब्लड कैपिलरी प्रेशर के। सेगमेंटेड आर्च टेक्निक भी होती है इसके अंदर, बायोप्रोग्रेसिव टेक्निक के अंदर। द बायोप्रोग्रेसिव टेक्निक एम्फसाइजेज द कंट्रोल प्रिसाइज टूथ मूवमेंट यूजिंग लाइट कॉन्टीन्यूस फोर्सेज। कैसी? लाइट continuous forces and a segmented arch approach. However, it does not specifically focus on avoiding over treatment, making the option D is incorrect। ठीक है, मतलब इसमें ओवर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास दिया हुआ ओवर ट्रीटमेंट, लेकिन ओवर ट्रीटमेंट हम बायोप्रोग्रेसिव टेक्निक में नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि डेसिडुअस इंसाइजर कितने लोब्स से डेवलप करता है? तो आंसर है हमारे पास 1, एक लोब से डेवलप करता है। डेसिडुअस प्राइमरी टीथ इंक्लूडिंग सेंट्रल इंसाइजर्स, ये सभी जो हैं वो सिंगल लोब से डेवलप करते हैं, अनलाइक परमानेंट टीथ। देखो परमानेंट टीथ में हमारे पास मल्टीपल लोब्स होते हैं जो कि फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद टीथ बनता है, लेकिन डेसिडुअस में हमारे पास यूजुअली सिंगल लोब से ही दांत बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूरेका स्प्रिंग एसोसिएटेड विद विच एक्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो यूरेका स्प्रिंग जो है इसका दूसरा नाम होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन याद रखना है, ठीक है, एक्सटेंशन स्प्रिंग इसका दूसरा नाम होता है। दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वर्ड्स ये, यूरेका स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ ओपन कॉइल स्प्रिंग। कैसी टाइप है? ओपन कॉइल स्प्रिंग, स्पेसिफिकली डिजाइंड टू क्रिएट स्पेस बिटवीन द टीथ। ठीक है, एक बार थोड़ी सी थ्योरी रीड कर देते हैं इसकी। यूरेका स्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम क्लास 2 इलास्टिक्स इन मेनी वेज इंक्लूडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंसर्शन, मैनेजमेंट एंड रिलैप्स। ये चारों चीज़ें जो है यूरेका स्प्रिंग क्लास 2 इलास्टिक से डिफर करती हैं। बिकॉज द यूरेका स्प्रिंग्स एक्सर्ट अ पुश फोर्स। कैसी फोर्स लगाते हैं? पुश फोर्स रादर देन द पुल फोर्स ऑफ क्लास 2 इलास्टिक्स। गिवन द सेम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्लास 2 वेक्टर विल बी सिमिलर इन द टू सिस्टम्स व्हाइल द वर्टिकल कंपोनेंट्स विल बी ऑपोजिट। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का, क्लास 2 इलास्टिक का और यूरेका स्प्रिंग का ऑपोजिट होता है। ठीक है, विद क्लास 2 इलास्टिक्स एक्सट्रूडिंग मैक्सिलरी एंटीरियर एंड मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ। क्लास 2 इलास्टिक क्या करते हैं कि मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ और मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ को, पोस्टीरियर टीथ को, मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ को एक्सट्रूड करवाते हैं, पोटेंशियली कॉजिंग डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मैंडिबुलर रोटेशन, जिससे कि मैंडिबल जो है वो उसकी डाउनवर्ड और बैकवर्ड रोटेशन हो जाती है, जो मैंडिबुलर रोटेशन होती है। मगर यूरेका स्प्रिंग के साथ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एक्सट्रूड कराने के बजाय इंट्रूड करवाता है, रिजल्टिंग इन मोर स्टेबल एंड मोर अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ मैंडिबल। ठीक है, मतलब ये मूवमेंट्स अलग अलग करवा रहे हैं। जो क्लास 2 इलास्टिक्स है वो कैसे करवा रहे हैं? डाउनवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक है, ठीक है, एक्सट्रूजन करवा रहा है और बैकवर्ड मूवमेंट करवा रहा है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन करवा रहा है। लेकिन यूरेका स्प्रिंग में क्या हो रहा है हमारे पास? द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर इंसाइजर जो होते हैं वो इंट्रूड कर रहे हैं, अंदर को जा रहे हैं, रिजल्टिंग इन स्टेबल अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मैंडिबुलर रोटेशन। अगर जो दांत है वो अंदर को जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि मैंडिबल जो है वो आगे को आएगी और ऊपर को आएगी अपने ऑक्लूजन से। ठीक है, लेकिन अगर दांत बाहर को निकल रहे तो ऑब्वियसली बात है कि मैंडिबल या फिर मुंह जो है वो खुलता जाएगा। समझ गए?
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द आइडियल टेक्निक फॉर इम्पैक्टेड कैनाइन इरप्शन इन ऑर्थोडोंटिक्स इज बाय विच टेक्निक? तो आंसर है इसमें क्लोज्ड इरप्शन टेक्निक। क्लोज इरप्शन टेक्निक थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं। द क्लोज टेक्निक इन्वॉल्व्स अनकवरिंग द बरी टूथ, ग्लूइंग एन अटैचमेंट टू द एक्सपोज टूथ एंड रीपोजिशनिंग द फ्लैप। मतलब हम फ्लैप रिफ्लेक्ट करेंगे, दांत के ऊपर हम वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, जो भी अटैचमेंट हमने लगानी है, उसके बाद फ्लैप को क्लोज कर देंगे और इससे हम एक वायर लगाएंगे जिससे कि हम नीचे से इसको पुल कर सकते हैं। शॉर्टली आफ्टर सर्जरी द ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस इज यूज्ड टू अप्लाई जेंटल फोर्सेस to bring the canine to its correct position within the dental arch. The canine moves into the position beneath the gum and this mimics eruption. इसमें हम eruption को mimic कर रहे हैं। Closed eruption technique में eruption is being mimicked. This technique aims to minimize the tissue damage and scarring as compared to other exposure methods. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, the etiology, it's not ideology, it's etiology of cleft lip or palate इज़ व्हाट? तो आंसर है इसमें मल्टीफैक्टोरियल, एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता क्लेफ्ट लिप और पैलेट। द ईटियोलॉजी ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज मल्टीफैक्टोरियल इन्वॉल्विंग बोथ जेनेटिक एनवायरनमेंट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन वेयर मल्टीपल जीन्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मल्टीपल जीन्स काम कर रही हैं और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस काम कर रहे हैं। दे कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट, दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिलेड इरप्शन इज नॉट सीन इन विच? ठीक है, तो आंसर इज डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में डिलेड कभी नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, क्वालिटी प्लस कलर ऑफ डेंटिन प्लस टाइमिंग ऑफ टूथ इरप्शन जो है वो चेंज कर जाता है। डिलेड इरप्शन इज मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद अदर कंडीशंस लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म। डिलेड इरप्शन किसके साथ एसोसिएट होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ, क्लीडोक्लेरियल डिस्प्लेसिया के साथ एंड रिकेट्स के साथ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, बिफोर डेंटल एक्सट्रैक्शन एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल शुड बी व्हाट? ठीक है, क्या करना चाहिए उसके साथ? तो एस्पिरिन और जो क्लोपिडोग्रेल है दैट शुड बी continued. It is generally advised not to discontinue aspirin and clopidogrel before dental extractions, as stopping these medications could increase the risk of thrombotic events. लेकिन हम प्रैक्टिस में इसको कर देते हैं कभी कभार, लेकिन थ्रोम्बोटिक इवेंट्स जो हैं उनका रिस्क इंक्रीज कर सकता है। द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इज़ यूजुअली मैनेजेबल। अगर पेशेंट थोड़ा बहुत उस पर है तो ब्लीडिंग का रिस्क मैनेजेबल होता है। यू कैन यूज़ ADR, यू कैन यूज़ अदर, मतलब फैक्टर दे सकते हो जो इसको क्लॉटिंग करवाएगा, ठीक है, या फिर पेशेंट को ज़्यादा देर बिठा सकते हो, प्रेशर पैकिंग दे सकते हो। ब्लीडिंग के रिस्क मैनेजेबल होते हैं। इन केसेस ऑफ एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल अगर बंद करते हैं तो उसमें थ्रोम्बोटिक इवेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, FDG PET इज़ यूज्ड फॉर व्हाट? इट्स यूज्ड फॉर असेसिंग मैंडिबुलर कॉन्डाइल ग्रोथ। ठीक है, FDG PET इज प्राइमरली यूटिलाइज फॉर इट्स एबिलिटी टू विजुअलाइज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, FDG PET जो है वो यूज होता है टू विजुअलाइज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, पर्टिकुलरली द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, विच इज ऑफन इवेलुएटेड इन द एक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अब ये एक्टिव टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? जैसे ट्यूमर्स हो गया, एरियाज ऑफ इन्फ्लामेशन होगी, उनके अंदर FDG PET स्कैन करके हम कर सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी लेवरेज्ड टू स्टडी बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग प्रोसेसेस इन द बॉडी। क्या क्या स्टडी करते हैं इसे हम? बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग प्रोसेसेस इन द बॉडी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर पेशेंट्स विद अ प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस शुड बी व्हाट? ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस आपकी 3 दिन पहले, 3 days प्रायर जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए फॉर पेशेंट विद हार्ट वेल्व और प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व। ठीक है, फॉर पेशेंट्स विद प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस इज रिकमेंडेड टू बिगिन 3 days प्रायर टू द प्रोसीजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का रिस्क डिक्रीज करने के लिए ये चीज़ दी जाती है। द रिजीम टिपिकली कंटिन्यूज अंटिल द डे ऑफ प्रोसीजर। ये जो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस है 3 day ऑफ प्रोसीजर तक कंटिन्यू करती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स यूज्ड इन वेरी सिंप्लेक्स टेक्निक इज हाउ मच। तो आंसर है हमारे पास 3 ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं, 3 ब्रैकेट्स इन वेरी VARI सिंप्लेक्स टेक्निक। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स यूज इन वेरी सिंप्लेक्स टेक्निक आर, सबसे पहले आता है हमारे पास ट्विन ब्रैकेट। ट्विन ब्रैकेट में क्या होता है, ट्विन ब्रैकेट्स आर यूज्ड ऑन लार्ज फ्लैट सरफेस टीथ, लार्ज फ्लैट सरफेस टीथ के ऊपर हम ट्विन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। देयर इज अ लिटिल ट्रबल टाइंग द वायर अराउंड दिस ब्रैकेट्स बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इनकी ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी की वजह से इसके ऊपर जो वायर है उसको टाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है। दूसरे आते हैं लैंग ब्रैकेट्स, LANG brackets. These brackets originally developed by Dr. Howard Lang are used on cuspids. These are used on flat and large surface teeth. Lang brackets used on cuspids, canines के ऊपर. They are constructed as a single bracket with flat rotational control wings. ठीक है, इसमें rotational control wings होते हैं, each containing a circular hole. और ये जो rotational control wings होते हैं उसके अंदर एक circular hole present होता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास लुइस ब्रैकेट्स। लुइस ब्रैकेट्स आर ट्रेडिशनली यूज्ड एंड सिलेक्टेड फॉर मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर बाइकस्पिड्स। लुइस जो है वो बाइकस्पिड के लिए यूज़ किया हमने, मतलब प्री मोलर्स के लिए यूज़ किया। लैंग कैनाइन के लिए, ट्विन जो है वो हमने फ्लैट सरफेस वाले जो भी हमारे पास टीथ होते हैं उनके ऊपर यूज़ किया। ठीक है, दे आर चोजन फॉर स्मॉल फ्लैट सरफेस टीथ इन मैंडिबुलर इंसाइजर्स। लुइस को हम स्मॉल टीथ फ्लैट सरफेस टीथ इन लोअर और मैंडिबुलर इंसाइजर्स पे हम इसको यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन वाज फर्स्ट डन बाय हु। तो आंसर इज पॉली एट अल। पॉली एट अल ने सबसे पहले मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन का कंसेप्ट जो लेके आए थे। पॉली एंड Figueroa induced the maxillary distraction osteogenesis MDO in 1995 to 1997 के बीच में होता। 1995 में दोनों ने क्या किया, पॉली और फिग्यूरा ने, they introduced distraction of a monoblock segment using an external fixator। मतलब एक सेगमेंट का, एक मोनोब्लॉक का यूजिंग एन एक्सटर्नल फिक्सेटर, मतलब बाहर से फोर्स लगा रहा है वो, उसको यूज़ करके किया 1995 में। 1997 में क्या किया उन्होंने, मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन करी ऑस्टियोटोमी यूजिंग रेड, दैट इज रिजिड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन डिवाइसेस। ठीक है, रिजिड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन डिवाइसेस में हमारे पास जो जाइगोमैटिक बटरस वगैरह होती है वहाँ पे हम एक प्लेट लगाते हैं जिसमें 3 से 4 होल्स होते हैं, और जो आगे एंटीरियर लेटरल और कैनाइन के बीच में वहाँ पे हम एक प्लेट लगाते हैं, फिर इन दोनों पे बैंड लगा के इनसे हम फोर्स लगाते हैं जिससे कि वो डिस्ट्रैक्शन होती है और नई बोन की फॉर्मेशन होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्जरी फॉर क्राउजन सिंड्रोम टिपिकली इन्वॉल्व्स व्हिच काइंड ऑफ ऑस्टियोटोमी। सर्जरी फॉर क्राउजन सिंड्रोम, इसमें लिफोटे 3 ऑस्टियोटोमी या फिर डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोटोमी करनी पड़ती है। द मोस्ट कॉमन सर्जरी for moving the bones of the midface forward in Krausen syndrome is called as Lefort 3 operation. This surgery is typically not done before the child is 6 to 8 years of age. तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्राउजन में कब सर्जरी करते हैं, 6 से 8 साल का जब बच्चा होता है तब करते हैं। The primary indications for performing a Lefort 3 operation include severe obstructive sleep apnea which cannot be improved. कब करते हैं, जब severe obstructive sleep एपनिया हो जाए विच कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड विदाउट सर्जरी, और सिग्निफिकेंट पेशेंट कंसर्न्स अबाउट द अपीयरेंस आर देयर। या तो बंदे की एपनिया हो जा रहा है, नींद नहीं आ रही है उसको, सीवियर हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि उसको बाहर से अपने कंसर्न है, सिग्निफिकेंट अपीयरेंस के लिए कंसर्न है उसको, तब हम करते हैं इसको। ड्यूरिंग द ऑपरेशन द बोन्स ऑफ द मिड फेस आर कट अक्रॉस द टॉप ऑफ द नोज, अलॉन्ग द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट एंड अक्रॉस द चीक बोन्स। मतलब टॉप ऑफ द नोज़ पे हम कट मारेंगे, ये मुंह है तो टॉप ऑफ द नोज़ पे हम कट मारेंगे, ठीक है। अलॉन्ग द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, ये फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट के साथ कट बजेगा एक पूरा, एंड अलॉन्ग अक्रॉस द चीक बोन्स, और एक तीसरा कट बजेगा अक्रॉस द चीक बोन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑर्थोडोंटिक्स टॉक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मूवमेंट टू फोर्स रेशो, ठीक है, MC/MF। MC/MF रेशो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स व्हाट, क्या इंडिकेट करता है, MC/MF रेशो दैट इज
मोमेंट टू फोर्स रेशियो रिप्रेजेंट्स रूट मूवमेंट. What it represents? Root movement, right? In orthodontics, when the moment to force ratio is greater than 1, it means that the force is applied onto the tooth and is producing a movement where the root moves more than the crown. Root is moving more than the crown, resulting in the root movement and torque control. Root movement करती है और torque control करता है. ठीक है. अगर MC divided by MF is 0, मतलब कि M divided by F is less than 1, इसका मतलब होता है प्योर टिपिंग फोर्स होती है. दूसरी चीज़ आती है कि अगर एम सी डिवाइडेड बाई एम एफ जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो एम डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 1 to 7 के बीच में आता है. दैट इज़ कंट्रोल टिपिंग. मतलब एम सी डिवाइडेड बाई एम एफ जो है 0 है और लेस देन 1 है, तो एम डिवाइडेड बाई एफ 1.7 तक 1 to 7 के बीच में आएगा और इसमें कंट्रोल टिपिंग मारते हैं. अगर ये इक्वल टू 1 आ जाता है, एम सी डिवाइडेड बाई एम एफ जो है वो इक्वल टू 1 आ जाता है, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ फोर्स रेशियो इज इक्वल टू 1, तो बॉडीली मूवमेंट होती है, बॉडीली मूवमेंट. और इसमें m डिवाइडेड बाई एफ जो है वो 8 से 10 के बीच में आएगा. अगर एम सी डिवाइडेड बाई एम एफ इज़ ग्रेटर देन 1, तो m डिवाइडेड बाई एफ इज़ ग्रेटर देन 10 और इसमें हम टॉर्क लगाते हैं, मतलब दांत को घुमा देते हैं. प्योर टिपिंग होती है जब हमारे पास 0 होती है. अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा तो कंट्रोल टिपिंग होगी. अगर इक्वल टू 1 आ जाएगा तो बॉडीली मूवमेंट होगी. अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो टॉर्क लगेगी, घुमा देगा दांत को अपनी एक्सिस पे.